कैसे हैं आप? आपने कल जो बीए पार्ट हिस्ट्री का जो वीडियो देखा था जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद का चरण हम पढ़ रहे थे और उसमें जो राष्ट्रवाद के उदय और राष्ट्रवाद के चरणों पर हमने विस्तार से चर्चा की और सरल से सरल शब्दों में उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज अपना जो बिंदु रहेगा ये बिंदु अपना भारतीय राष्ट्रवाद के चरण का जो द्वितीय चरण है, जिसमें हमने पहला चरण तो उदारवादियों का युग, इसका हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। इसमें हमने इसकी जैसे इसके प्रमुख नेता हैं, इसके अलावा इसके राजनीतिक मांगे हैं, इनके प्रमुख साधन हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका जो द्वितीय चरण है उग्रवाद, और उग्रवाद 1906 से लेकर 1919 तक चला। तो हम ये देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो उदारवादियों ने जो कार्य किया, जिस प्रकार उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्या कर रहे हैं, विश्वास की नीति अपना रहे हैं और सहयोग की नीति अपना रहे हैं, और ये केवल अंग्रेजी शासन में भारतीय शासन का हित मानते हैं। उनका मानना है कि ब्रिटिश शासन एक न्यायप्रिय शासन है, ब्रिटिश शासन एक न्यायप्रिय शासन है, और न्यायप्रिय शासन होने के कारण वो भारतीय हितों को क्या कर सकता है, वो पूरी तरह से सफल कर सकता है, उनकी बातों को मान सकता है। लेकिन इनकी बातों को पूरी तरह से जो हमारे जो नवयुवक थे, जिन्होंने क्या किया कि उदारवादियों की नीति के प्रति जो उन्होंने एक योजना अपनाई थी, जो साधन अपनाए थे, उन्होंने जिस ब्रिटिश सरकार से जो राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकारों की जो प्राप्ति करना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने जो साधन अपनाए हैं, क्रमिक साधनों के माध्यम से क्रमिक सुधारों पर जो बल देने की जो नीति अपनाई जा रही है, और संवैधानिक साधनों के माध्यम से जो परिवर्तन की मांग की जा रही है, इस प्रकार की नीति से भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस के अनेक जो युवा थे वो असहमत है, क्योंकि ये जो संवैधानिक नीति उन्होंने अपनाई थी वो याचना पद्धति की थी, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने की थी। इसके अलावा जो शिष्टमंडल भेज करके अपनी मांगे मनवाना चाह रहे थे, समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों तक अपनी बात रखने की बात कर रहे थे। तो ये सारी जो बातें थी, ये केवल संवैधानिक तरीके से और क्रमिक सुधार के माध्यम से की जा रही थी। लेकिन इसी के अंतर्गत जो कांग्रेस का जो एक युवा वर्ग था, वो युवा वर्ग इन उदारवादियों की नीति से क्या था, पूरी तरह से असहमत था। इस पूरी तरह से असहमत होने की नीति के कारण उन्होंने एक नए तरीके से एक संगठन का निर्माण कर उदारवादियों से अलग नीति अपनाकर राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया, जिनको हम
उग्रवादियों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो इनकी जो राजनीतिक अधिकार थे, इनके जो साधन थे, ये जो क्रमिक सुधारों पर जो बल देने की जो नीति अपनाते थे और संवैधानिक साधनों के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, ये परिवर्तन करना चाह रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता की क्या करना चाह रहे हैं, मांग करना चाह रहे हैं। तो इस आधार पर भारतीयों के अंतर्गत जो युवा वर्ग था, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ये युवा वर्ग भारतीयों को एक स्वदेशी आंदोलन, एक बहिष्कार जैसी नीतियों के माध्यम से एक नई विचारधारा का निर्माण करना जा रहा है, जिसको हम उग्रवादियों के माध्यम से जानते हैं। और जो राष्ट्रवाद का जो दूसरा चरण था, जिसको हम कहते हैं उग्रवादियों का काल, जिनकी जो विचारधारा है वो गरमपंथी, जिनको हम कह सकते हैं गरमपंथी विचारधारा वाले विचारक, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से लाल, बाल और पाल, ये संयुक्त तीन की टिकड़ी है। और जिसको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हैं, ये तीनों विचारक हैं जो हमारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो देशभक्ति के प्रति अटूट विश्वास करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो उदारवादी हैं, ये उदारवादी अंग्रेजों के प्रति अटूट विश्वास की बात कर रहे हैं, जबकि उग्रवादी हैं वो देशभक्ति के प्रति अटूट त्याग और समर्पण की भावना के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तैयार करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के चरण में उग्रवाद के उदय के कारण ये भारतीय राष्ट्रवाद का जो हमारा जो चैप्टर है, ये अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे संबंधित चाहे से हमारे जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान है, सामान्य जनरल नॉलेज का जो पेपर है, उसके अंतर्गत भी जैसे राष्ट्रवाद के चरणों के बारे में, इसके अलावा कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं, वो कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता हैं, उनके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं, उनके भी बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो इसके बारे में भी हम अगर विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें तो इसको क्या कर सकते हैं, परीक्षाओं में कुछ % सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के अंतर्गत हम विशेष रूप से पहला बिंदु देख रहे हैं कि 1892 एक नंबर पर है, 1892 का भारत सुधार अधिनियम की अपर्याप्तता। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवाद का उदय होने के पीछे सबसे बड़ा आधार उदारवादियों के प्रति उत्पन्न असंतोष है। उदारवादियों के प्रति उत्पन्न असंतोष है। और इस असंतोष में कौन कौन सी विशेष रूप से बातें आ रही हैं? इस असंतोष में मुख्य रूप से ये आ रही हैं कि जो उन्होंने क्रमिक सुधार पर बल दिया। उदारवादियों का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार 1892 का सुधार अधिनियम माना जाता है, लेकिन ये जो सुधार अधिनियम था उसके प्रति
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग में काफी क्या था, असंतोष था। इस असंतोष का कारण क्या था? इस असंतोष का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये राजनीतिक अधिकार की मांग के लिए प्रस्तुत अधिनियम था। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। पहली बात, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए और साथ साथ ये जो संवैधानिक संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं, उन संवैधानिक संस्थाओं में भारतीयों की सदस्य संख्या को बिल्कुल कम कर दिया गया, क्योंकि मांग इन्होंने क्या की थी कि संवैधानिक संस्थाओं में जैसे विधानमंडल है और प्रांतीय परिषद है, उनके अंतर्गत भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन 1892 के अधिनियम में अंग्रेजों ने भारतीयों की सदस्य को संख्या को बढ़ावा न देकर के उनकी सदस्य संख्या को क्या किया गया, घटा दिया गया, जिससे भारतीयों के अंतर्गत काफी असंतोष हुआ और अंग्रेजों के प्रति जो न्याय की जो उदारवादियों का जो विश्वास था, उस विश्वास के प्रति भारतीयों कांग्रेस के युवा वर्ग को बहुत ही बड़ा असंतोष का कारण बना। तो हम सबसे पहला कारण आधार मानते हैं कि 1892 का जो अधिनियम बना वो भारतीय हितों की अनदेखी करने वाला अधिनियम बना था और इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को राजनीति के प्रति जो उनका जो स्वशासन, राजनीतिक स्वशासन का जो क्या था, लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो ये जो एक राष्ट्रवाद में उग्रवाद का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी जो कारण माना गया, वो किसको माना गया? 1892 का सुधार अधिनियम। इसके बाद में दूसरा इसका अधिनियम था धार्मिक, और दूसरा कारण था धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी पुनर्जागरण। देखिए, भारतीय उग्रवाद के उदय होने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण इसे माना जा रहा है कि भारत के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी पुनर्जागरण का आंदोलन शुरू हो रहा है। आपको पता है कि उदारवादी अंग्रेजों की स्वामी भक्ति से पूरी तरह से क्या है, ओतप्रोत है। और इस स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेजी संस्कृति को, पाश्चात्य शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उदारवादियों का मानना है कि अंग्रेजों के माध्यम से ही भारतीयों का क्या हो सकता है, हित हो सकता है। अगर अंग्रेज भारतीयों को ठीक ढंग से समझे तो वो भारतीयों के हितों को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये धारणा उनकी कब हटी? जब उन्होंने पूरी तरह से पहली बार ये देखा कि भारत के अंतर्गत एक जो वातावरण था वो धार्मिक और सांस्कृतिक
पुनरुत्थानवादिता था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के अंतर्गत जैसे 1893 के अंतर्गत विश्व धर्म सम्मेलन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को भारतीय जो दर्शन है और भारतीय दर्शन में भी जो हिंदुत्व की अवधारणा है, हिंदुत्व है, उससे बहुत ही ज्यादा क्या किया गया था, प्रभावित किया था। और इसके माध्यम से पूरे विश्व के अंतर्गत हिंदू धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा और महत्वपूर्ण प्रभाव बढ़ाने में एक आधारशिला तैयार की है। तो अरविंद घोष ने भी ये कहा, अरविंद घोष जो भारतीय हिंदुत्व संस्कृति के सबसे बड़े प्रबल समर्थक हैं, उन्होंने ये कहे कि हम हिंदुत्व के आधार पर हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें पूरी तरह से क्या करना है, हिंदुत्व संस्कृति के आधार पर हमारी जो संस्कृति है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो स्वधर्म यानी कर्तव्य पालन, स्वधर्म और कर्तव्य पालन, इस स्वधर्म और कर्तव्य पालन को ध्यान में देते हुए नैतिक मूल्यों की जो धारणा है, उस नैतिक मूल्य की धारणा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया गया है। तो उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। वो अंग्रेजी संस्कृति के प्रति बहुत ही ज्यादा हेय दृष्टि से देखता था, क्योंकि अंग्रेज भी भारतीय संस्कृति को हेय दृष्टिकोण से देखते थे। और उदारवादी केवल पाश्चात्य शिक्षा से ज्यादा प्रभावित थे, जबकि हमारे उग्रवादी दर्शन के जो नेता थे वो ज्यादातर हमारे भारतीय और हिंदुत्व संस्कृति से ज्यादा प्रभावित होने के कारण वो हमेशा क्या करना चाह रहे हैं कि इस संस्कृति के आधार पर जो एकता और अखंडता का जो वातावरण तैयार किया, जो सांस्कृतिक और पुनरुत्थानवादी आंदोलन तैयार किए, जिसके अंदर राजा राममोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है और स्वयं जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भी सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन की प्रेरणा बनकर के जैसे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत संस्कृति के आधार पर भारतीयों के अंतर्गत एक बहुत बड़ी उत्साह और जो अखंडता का जो वातावरण है वो तैयार हुआ, जो भारतीय एकता और अखंडता का सबसे बड़ा आधार तैयार होता है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे बड़ा जो आधार था धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आधार। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अंतर्गत जो राजा राममोहन राय है, उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की है, उस अनेक संस्थाओं का जगह जगह पर इस प्रकार का वातावरण और जन जागृति फैला करके भारतीय संस्कृति के प्रति इन लोगों को आकर्षित करके और जो एक जन आंदोलन तैयार किया है, जो जन आंदोलन भारतीय उग्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारणों में माना जाता है। अब उसके बाद में हम देखना है प्राकृतिक प्रकोप। तीसरा कारण है प्राकृतिक प्रकोप। भारतीय उग्रवाद के उदय होने का सबसे बड़ा
तीसरा उत्तरदायी जो कारण है वो प्राकृतिक प्रकोप है। एक ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश जो शासन है उसकी नीति पूरी तरह से भारतीयों को हेय दृष्टि से देखने की है। हेय दृष्टि यानी घृणा की दृष्टि से देखने की है। जिस समय के अंतर्गत भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन की पूरी तरह से सहायता की आवश्यकता है, उस समय के अंतर्गत अंग्रेजी शासन का भारतीयों की पूरी तरह से अनदेखी करना और अनदेखी करते हुए अपने लिए पूरे शान शौकत और पानी की तरह पैसों को बहाया जाना, ये भारतीयों का एक बहुत बड़ा पैसों को उसका आधार तैयार करता है। आपको पता है कि 1885 से लेकर के 1900 तक के समय के अंतर्गत लगभग 18 बार अकाल जैसी स्थितियां पैदा हुई और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो जाने के कारण हमारे देश के अंतर्गत करोड़ों की संख्या के अंतर्गत लोग क्या हो गए, भूखमरी से मर गए। भूखमरी से मरने के साथ साथ भारत के अंतर्गत दरिद्रता और आर्थिक जो नीति की दरिद्रता और भारतीयों के अंतर्गत जो भूखमरी और जो असहाय का जो वातावरण था वो चरम सीमा तक पहुंच गया था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अंग्रेजों ने इनकी सहायता, ब्रिटिश शासन ने इनकी सहायता न करके इनके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया। इनके साथ में इनकी जो वास्तविक सहायता करने के बजाय इनके घरों को तोड़ दिया गया है, जिनकी झुग्गी झोंपड़ियां थी उनको जला दिया गया है। इनकी सहायता के बजाय इनको घरों से बाहर निकाल करके फेंका जा रहा है। ऐसा कार्य किया जा सकता जैसे कोई शत्रु अपने लोगों के द्वारा करता है। तो ये जो वातावरण तैयार किया, ये वातावरण एक ऐसा वातावरण था कि अंग्रेज लोग भारतीयों को बहुत ही ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखते थे और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण ब्रिटिश शासन का जो इस प्रकार का जो आधार है वो पूरी तरह से आलोचना और असंतोष का कारण बना है। इसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि अकाल का दौर चला। इसके साथ साथ में अकाल के साथ साथ में जो दरिद्रता और भूखमरी का इसका वातावरण बना है। इसके साथ साथ में प्लेग जैसी महामारियां, प्लेग और सूखा जैसी स्थितियां, प्लेग और ऐसी महामारियां हुई। इन प्लेग जैसी महामारियों के अंतर्गत जो सबसे बड़ी उस समय की जो बीमारी थी, उस प्लेग जैसी बीमारी के अंतर्गत भी भारतीयों को क्या किया गया, कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। बदले में अंग्रेजी शासन ने, जैसे कि विशेष रूप से जॉर्ज सप्तम जब दिल्ली आया तो उसके दरबार का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से शान शौकत को बढ़ावा देने के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए। इसके लिए भारतीयों पर जो इस प्रकार की जो नीति अपनाई जाती थी, उस नीति के कारण उग्रवादी जो नेता थे, भारत का जो युवा वर्ग था, ये युवा वर्ग अंग्रेजों के प्रति बहुत ही जो असंतोष की जो लहर थी, तो उन्होंने एक उग्रवादी साधनों के माध्यम से उनकी जो आलोचना है और जो तरीके हैं उनके माध्यम से उनको आजादी प्राप्त करने का संकल्प ले जा रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जो शासन है उस भारतीय शासन में जो उग्रवाद का जो आधार तैयार हुआ है वो पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं ने भारतीयों को पूरी तरह से झकझोर किया और अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को बिना किसी सहयोग से उनका क्या किया, एक बहुत पूरी तरह से उनको एक सहायता करने के बजाय उनके साथ में अत्याचार, उत्पीड़न और एक शोषणकारी प्रवृत्तियां अपनाई। ऐसे समय के अंतर्गत उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देना, उन पर ज्यादा से ज्यादा जो हिंसात्मक गतिविधियां अपनाना है, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, इस दुर्व्यवहार के कारण ही भारत के अंतर्गत एक उग्रवादी आंदोलन का एक आधार तैयार हुआ, जो उग्रवाद के कारणों में महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। इसके साथ में जो चौथा सबसे बड़ा कारण है, वो चौथा कारण है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का आगामी उत्तरदायी कारण आर्थिक असंतोष को माना जाता है। क्रांति का सबसे बड़ा कारण दरिद्रता व आर्थिक असंतोष होता है। क्रांति का सबसे बड़ा कारण दरिद्रता और असंतोष होता है। आर्थिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों पर ज्यादा से ज्यादा कृषि उद्योगों पर जो कच्चा माल लिया जाता था, क्या लिया जाता था? कच्चा माल लिया जाता था, उनकी पूरी तरह से जो वसूली थी वो वसूली नहीं दी जाती थी, बल्कि इन पर क्या लिया जाता था? टैक्स, इन पर कर निर्धारित किया जाता था। इस निर्धारित कर की राशि अपने किसानों की लागत से लागत से बहुत ज्यादा हुआ करते थे। किसानों की लागत से बहुत अधिक हुआ करते थे और अधिक होने के कारण ये जो किसान थे वो अंग्रेजी शासन को उतना टैक्स नहीं दे पाते थे। इतना टैक्स नहीं दे पाने के कारण ये ब्रिटिश शासन किसानों पर कोई भी रियायत नहीं दे पाता था और रियायत न देने के बजाय उन पर ज्यादा से ज्यादा उनकी जो भूमि थी उस भूमि को भी क्या कर लिया जाता था? हड़प लिया जाता था। साथ में जो किसान बेघर हो जाते थे, बेरोजगार हो जाते थे और जो जिनसे उनकी क्या हो जाती थी? आर्थिक दुर्दशा हो जाती थी। इससे उनकी जो बदहालत थी वो बहुत ही ज्यादा जो दुर्भावनाओं से ग्रसित थी। इसके कारण किसानों पर जो अत्याचार हुआ। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ऐसे समय के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे समय के अंतर्गत क्या आई? प्राकृतिक आपदाएं। ये प्राकृतिक आपदाएं विशेष रूप से जैसे प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हमने अभी पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जैसे अकाल पड़ जाता था, महामारी आ जाती थी और सूखा पड़ जाता था और ऐसे स्थिति के अंतर्गत किसानों के द्वारा उन पर टैक्स चुकाना भी बड़ा मुश्किल का हो जाता था। तो इससे ज्यादा क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी शासन का अत्याचार, उत्पीड़न और जो उनके द्वारा जो असंतोष था वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा और इसी के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद का जो आधार था वो और भी ज्यादा मजबूत बना। यहाँ
उदारवादी इस प्रकार की नीति से अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर और अंग्रेजों के शासन को वरदान मान रहे थे। तो ऐसे के अंतर्गत एक जो युवा वर्ग का आलोचक बनकर के अंग्रेजी शासन का पूरी तरह से क्या बना, आलोचक बना और भारत में उग्रवाद का एक वातावरण तय किया गया। उसके बाद में क्या, भारतीय कटुता और अंग्रेजों का पांचवा बिंदु है भारतीयों के साथ कटुता व अहंकार युक्त व्यवहार। उग्रवाद के उदय होने के दूसरा पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के साथ कटुता और अहंकारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। अनेक भारतीय लोगों की तुलना में एक अंग्रेज को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वो हमेशा हर जगह भारतीयों का अपमान करते थे। भारतीयों का क्या करते थे? अपमान करते थे। और भारतीयों को अपमान के अंतर्गत ये कहा करते थे कि भारतीय शासन के योग्य ही नहीं है, इसके अलावा उनके अपमान के, भारतीयों के अपमान के लिए ये कहा जाता है कि भारत नाम की कोई वस्तु नहीं है, भारत नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। भारतीयों को भिखारी कहा जाता है। बल बलाते बीए, वर्ण संख्या, निग्रो, हबसी, कलंकी जाति आदि शब्दों से संबोधित करते थे। इसलिए भारतीयों के अंतर्गत इस अपमानजनक व्यवहार के कारण अंग्रेजों से भारतीय लोग बहुत ज्यादा निराशित, कुंठित और बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इसके साथ साथ यहां पर भारत के अंतर्गत जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सबके द्वारा क्या किया गया, इस अंग्रेजी नीति का विरोध किया गया। और अंग्रेजी नीति का विरोध करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने तो ये कहा कि अंग्रेज भारतीयों को भिखारी कहते हैं। हम अंग्रेजों को ये बता दें कि हम भिखारी नहीं, हम भिखारी जिस
जो अंग्रेज भिखारियों से सबसे ज्यादा घृणा करता है वो भिखारी नहीं, वो आपको भिखारी होने का क्या कर सकता है, एहसास करा सकता है। तो यहाँ पर जो भिखारी के शब्दों में और जो राजनीतिक, उन्होंने जो भारतीय को राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति, उदारवादियों को जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की जो नीति दी गई थी, किसके कारण भिखारी की संख्या दे रहा है, क्योंकि उदारवादी सबसे ज्यादा अंग्रेज उदारवादी जो नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो अंग्रेजी शासन को ज्यादा से ज्यादा न्याय के लिए देते थे, इसलिए वो सभी को क्या करते थे, उदारवादियों के समान जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति थी उसके माध्यम से उनको संबोधित करते थे। लेकिन इसका विरोध उग्रवादियों ने किया और उग्रवादियों ने इसका विरोध करके सभी भारतीयों को एक अखंड राष्ट्रवादी की लहर तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण बनाया गया जिसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या किया जा सके, विद्रोह किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा आधार तैयार किया। हमारा काम दया याचना नहीं, जिन्होंने विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ पर अपने अधिकार को लेकर के बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन का जो बाल गंगाधर तिलक था इसका ये वाक्य माना और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक आत्मविश्वास और आत्मबल प्रदान करने की कोशिश किया। इसके साथ साथ में एनी बेसेंट ने भी ये कहा कि स्वराज्य स्वावलंबन के माध्यम से लिया जाएगा। स्वावलंबन के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार का जो एनी बेसेंट के माध्यम से कहा। विपिन चंद्र पाल ने ये कहा कि अगर अंग्रेज लोग हमें क्या देते हैं, अंग्रेज लोग हमें आजादी देते हैं तो हम उस आजादी को ठुकरा देंगे और हम आजादी को तभी प्राप्त करेंगे जब हम उसको प्राप्त करने के लायक होंगे। तो इन्होंने भी अपने इन उद्घोषों के माध्यम से भारतीयों के अंतर्गत एक नए जोश और प्राण फूंकने का काम किया है, जिसके माध्यम से भारतीयों ने एक बहुत ही ज्यादा एक आजादी और जन जागृति की लहर पैदा होने का आधार तैयार किया। इसके आगे पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव।